उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में एक मार्केट है। वहीं पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है संजय प्लेस। इस संजय प्लेस में कई सारे ऑफिस हैं, कुछ दुकानें हैं और एक बिजनेस एरिया है ये। यहाँ एक ऑफिस है जिसका नाम है दिविशा टेक्नोलॉजीज और इस ऑफिस का एक छोटा सा यूनिट इसी संजय प्लेस की एक बिल्डिंग में भी है। टोटल 3 लोग काम करते थे। एक इस कंपनी की जो एचआर मैनेजर थी मिंकी शर्मा, वो काम करती थी और उसके अलावा एक अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर था जिनका नाम है विनय राजपूत, वो काम करते थे। और इन दोनों के साथ इनकी मदद के लिए और ऑफिस के छोटे मोटे काम के लिए एक ऑफिस असिस्टेंट काम करता था। तो कुल मिलाकर 3 लोगों की एक छोटी सी टीम थी और तीनों में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन थे। कंपनी का काम ठीक चल रहा था, सारी चीजें सही से हो रहा था। इस कंपनी की जो एचआर मैनेजर थी मिंकी शर्मा, वो 23 जनवरी की शाम को देर से ऑफिस आती हैं। देर से ऑफिस आने के पीछे की वजह यह था कि मिंकी के भाई की शादी और वो इन दिनों अपने भाई की शादी में काफी बिजी थी। तो कार्ड वगैरह बांटना, तमाम इंतजामात देखना, ये सब मिंकी एक बहन होने का फर्ज निभाते हुए ये काम कर रही थी। तो 23 जनवरी को वो शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास ऑफिस आती हैं और जब तक वो ऑफिस पहुंचती हैं तब तक विनय जो कि अकाउंटेंट है वो तो ऑफिस में मौजूद था, विनय राजपूत, लेकिन ऑफिस बॉय वो घर जा चुका था। उसकी वजह यह है कि ऑफिस में ज्यादा काम था नहीं, मिंकी आई नहीं थी, तो विनय ने जो ऑफिस असिस्टेंट है उसको छुट्टी दे दी कि ठीक है तुम घर चले जाओ। अब दफ्तर में जब मिंकी पहुंची तो विनय और मिंकी 2 लोग थे, दोनों के बीच में जो भी ऑफिशियल इश्यूज पर जो बातचीत होनी थी वो सब हुई और उसके बाद विनय और मिंकी दोनों दफ्तर से निकल गए। विनय अपने घर गया, आराम से सो गया। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी विनय के पास फोन आने का सिलसिला शुरू हुआ। पहले 1 बार घंटी बजी, फिर 2 बार घंटी बजी। विनय ने देखा कि फोन जो है वो मिंकी के घर वाले कर रहे हैं, मिंकी शर्मा के, जो उसकी कलीग है और ऑफिस में एचआर मैनेजर है। फोन उठाया तो पता चला कि मिंकी अब तक घर नहीं लौटी है। विनय हैरान हो गया और कहा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, शाम को तो ऑफिस बंद हुआ था और हम लोग साथ ही निकले थे, मिंकी घर नहीं आई। तो मिंकी के भाई ने कहा कि नहीं भैया, अभी तक घर नहीं आई है, हम तो ढूंढ रहे हैं, काफी परेशान है। तो विनय बोला अच्छा रुको मैं आता हूं। इसके बाद विनय जो है वो मिंकी के घर वालों के पास पहुंचता है और फिर जाहिर सी बात है उसकी कलीग है, साथ में काम करते हैं, गायब हो गई है, तो वो बहुत परेशान नजर आता है। और ये सारे लोग सारी रात मिंकी को ढूंढते रहते हैं। कभी वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन जाते हैं ये पता करने के लिए कि कहीं किसी ट्रेन से मिंकी शहर से बाहर तो नहीं चली गई। कभी वो एसएन मेडिकल कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल, ये पता करने के लिए कि कहीं मिंकी के साथ कोई सड़क हादसा या कोई अनफोर्सीन एक्टिविटी तो नहीं हो गई, वो जख्मी हो गई, हॉस्पिटल में हो। पता करने के लिए लोग ऐसे ही करते हैं, कोई भी गायब हो जाता है तो पुलिस, हॉस्पिटल, पुलिस थाने, यही सब जगह, रेलवे स्टेशन लोग ढूंढते हैं। वो आगरा, न्यू आगरा पुलिस स्टेशन भी जाते हैं और वहां पर भी मिंकी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बेटी है, गायब हो गई है, मिंकी के घर वाले बोलते हैं। और जो उसका कलीग है विनय, वो भी एक अच्छा लड़का है, काम करता है साथ में, तो वो भी इंसानियत के नाते इन सारी जगहों पर जाता है और घर वालों की मदद करता है। लेकिन सारी कोशिशें करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चलता। इस बीच घर वालों से लेकर पुलिस वालों तक वो जितनी बार भी फोन करते हैं मिंकी को, उसका फोन जो है वो नॉट रीचेबल आता है। घर वालों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जाती है और पुलिस में फाइनली वो लोग अपनी तहरीर देते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं अपने घर, ये सोचते हुए कि वो कहीं और नाते रिश्तेदारों में पता करेंगे, कहीं और ढूंढेंगे। और जाहिर है अगर कोई रिपोर्ट लिखाता है तो उसे पुलिस से भी उम्मीद होती है कि पुलिस वाले ढूंढ के देंगे कि घर का मेंबर कहाँ चला गया। एक ऐसे मौके पर जब घर में शादी है और घर की बेटी का गायब हो जाना, आप समझिए कि वो उस घर पर कितना बड़ा तूफान गुजर रहा होगा। तो घर के लोग वाकई बहुत परेशानी में वक्त निकाल रहे थे। इस बीच अगले दिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। होता यह है कि यमुना नदी पर एक पुल है आगरा के पास जिसे जवाहर पुल कहते हैं। इस जवाहर पुल में जो पुल है उसमें नदी के दोनों किनारों पर जालियां भी लगी हुई हैं। आपने देखा भी होगा, दिल्ली में भी कई सारी जगहों पर जाली लगी है, वो इसलिए कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग इस पुल के ऊपर से नीचे छलांग लगा देते हैं। आप रीजन समझ सकते हैं, जो कायदे से नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा लोग पुल के ऊपर से कोई चीज फेंक भी देते हैं, उससे नदियों में प्रदूषण भी बढ़ता है, जिसको लेकर बड़ी चिंताएं भी होती हैं। तो वहां पुल में जाली लगी हुई है। अब इसी पुल में जाली के पास पुलिस को एक बोरी रखी हुई नजर आती है और बोरी के इर्द गिर्द नीचे कुछ खून जैसा पड़ा हुआ था, लिक्विड, और साथ ही मक्खियां भी थीं। इसको देखकर लोग पुलिस को फोन करते हैं और जब आगरा पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और बोरी की तलाशी ली जाती है, उसे जब खोला जाता है
तो वहां पर मौजूद लोगों के साथ साथ पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस घबरा जाती है अंदर का मंजर देखकर, क्योंकि बोरी में एक लड़की की सिर कटी लाश मिलती है। अब जब इस बोरी को पुलिस रिकवर करती है, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो पुलिस ये भी देखती है कि इस लड़की का सिर्फ गला ही कटा हुआ नहीं है, सिर गायब है ऐसा नहीं है, बल्कि पांव भी कटे हुए हैं। और जिसे देखने से ये लगता है कि शायद सर के अलावा पांव भी इसलिए काटे गए हैं क्योंकि पांव काटने के बाद शायद एक इंसान की लाश को एक बोरी में पैक करना थोड़ा आसान हो जाए। हालांकि ये डायरेक्टली बोरी में भी पैक नहीं था। बोरी से पहले इसे एक प्लास्टिक के बहुत बड़े पाउच में, जो आमतौर पर डस्टबिन वगैरह में लगे होते हैं, बड़े साइज का डस्ट या गार्बेज कलेक्टर, उसमें डाला गया था और उसके बाद बोरी में भरा गया था। तो अब ये बॉडी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। तो पुलिस इस लाश की पहचान की कोशिशें शुरू करती है और मिंकी शर्मा के घर वालों को बताया जाता है। मिंकी के घर वाले आते हैं और कपड़ों से और जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसे देखकर वो पहचान लेते हैं कि ये उन्हीं के घर की मेंबर की, यानी उनकी बेटी की लाश है। अब घर के लोग पर आसमान टूट पड़ता है। वो रोते रोते बिल्कुल, उनकी हालत जो है वो पागलों जैसी हो जाती है। बहुत दुखी, बहुत गम में वो लोग होते हैं। अब पुलिस के सामने कल तक जो एक मामला गुमशुदगी का था, वो एक खतरनाक मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। पुलिस को अब इस मामले की जांच करनी है और पता लगाना है कि मिंकी का कत्ल किसने किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने की शुरुआत करती है और सबसे पहले यह शुरुआत होती है उसी दफ्तर से जहां मिंकी लास्ट टाइम जिंदा देखी गई थी। और देखने वाला भी कोई और नहीं बल्कि मिंकी का कलीग ही था, जो लगातार पुलिस के पास भी मौजूद था और घर वालों की भी मदद कर रहा था। तो जब पुलिस वहां मिंकी के ऑफिस में पहुंची तो पुलिस ये देखकर थोड़ी शॉक्ड रह गई कि ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज खराब था। अब मिंकी तो थी नहीं, जिंदा बचे हुए लोगों में एक विनय था और एक वो ऑफिस बॉय था, मतलब जो लोग वहां काम करते थे। तो इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की। दोनों ने ये देखकर, ये जानकर उन्होंने भी हैरानी जताई कि भाई, सीसीटीवी कैमरा ऑफिस का खराब है, कैसे खराब है, कब से खराब है। मतलब जो सवाल पुलिस ने पूछे वही सवाल इनके भी चेहरे पर थे। ये भी उतने ही परेशान थे, इनको पता ही नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो खराब हो चुका है। इस बीच पुलिस को झटका तो लगा और साथ ही पुलिस थोड़ी सोच में भी पड़ गई कि भाई कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा खराब किया हो। खैर, पुलिस ऑफिस से तो निराश हो गई सीसीटीवी कैमरे के मामले में, लेकिन पुलिस ने यह तय किया कि ये जो जवाहर नगर ब्रिज है वहां से लेकर और जहां पर संजय प्लेस में ऑफिस है, उस पूरे रूट की पुलिस स्कैनिंग करेगी और सारे सीसीटीवी कैमरों को उस रूट में जो प्रोमिनेंट लोकेशन पर लगे हुए हैं वो चेक करेगी। पुलिस ने ये एक्सरसाइज कैरी किया, सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग होने लगी। 100 से ज्यादा कैमरे देखने में बहुत सारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगी और आखिरकार पुलिस ने ये देखा अलग अलग कैमरों में कि एक बोरी लाद कर स्कूटी में एक नौजवान 23 तारीख और 24 तारीख यानी 23 और 24 जनवरी की दरमियानी रात को उसी जवाहर नगर ब्रिज की तरफ जा रहा है जिस तरफ वो बॉडी बरामद हुई थी, और संजय प्लेस वाले रूट से ही आगे जा रहा है। तो ये सब जब पुलिस ने देखा तो पुलिस ने जूम इन करके देखना शुरू किया कि भाई ये स्कूटी पर कौन है, स्कूटी किसकी है। वो स्कूटी किसी और की नहीं बल्कि उसी मिंकी शर्मा की थी जिसकी लाश उस स्कूटी पर बोरी की सूरत में भर के या लाद के वो नौजवान चला जा रहा था। पुलिस ने जब और जूम इन किया तो देखा कि वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि मिंकी के साथ काम करने वाला उसका कलीग, ऑफिस का अकाउंटेंट विनय राजपूत है। ये देखते ही पुलिस वाले भी शॉक न गए और ये फुटेज जब मिंकी के घर वालों को दिखाया गया तो उनकी भी हैरानी की सीमा नहीं रही। उसकी वजह यह थी कि विनय जो है वो बिल्कुल नॉर्मल था और जब से मिंकी गायब हुई थी तब से विनय जो है न सिर्फ क्लोज कोऑर्डिनेशन में मिंकी के घर वालों के साथ पुलिस के पास जा रहा था, उनकी मदद कर रहा था, बल्कि इसके अलावा वो लगातार अपनी परेशानी का भी इजहार कर रहा था। अपने कलीग को लेकर वो बहुत कंसर्न शो कर रहा था। ऐसे में एक आदमी क्या कत्ल करने के बाद इतने ठंडे दिमाग से पुलिस को या जिसकी हत्या की गई है उसके घर वालों को भरमाने के लिए इतना शातिर ड्रामा कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल था। अब विनय की तस्वीरें नजर तो आ रही थीं, तो इसीलिए इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता था कि इस मर्डर में उसी का हाथ है या उसी ने ये मर्डर किया है। लेकिन उसके ठिकाने में दबिश देना थोड़ा खतरनाक हो सकता था, ये भी इस सेंस में कि शायद वो भागने की कोशिश करता या कोई सेल्फ हार्म करता। तो इसीलिए पुलिस ने एक दूसरा तरीका अपनाया। पुलिस ने मिंकी के भाई को यह कहा कि वो विनय को फोन करे और ये बोले कि पुलिस वालों ने ये जानकारी दी है कि ईदगाह स्टेशन के पास मिंकी जो है, रेलवे स्टेशन के पास मिंकी मिल गई है।
इस तरह की खबर पुलिस ने बताई है। और तो भैया चलिए विनय भैया, एक बार ईदगाह स्टेशन चल के देखते हैं। पुलिस ने यह भी कहा, क्योंकि पुलिस ये तो जानती थी कि विनय को पता है कि मिंकी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कातिल ही वो है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले को थोड़ा सा वेग रखा। मिंकी के घर वालों को यह बताया कि पुलिस ने बताया है, जानकारी मिली है, इस तरह की बात करना बिल्कुल कंफर्म तरीके से, अश्योर्ड तरीके से मत बताना कि मिंकी मिली है, क्योंकि उससे जो है, जो एक क्यूरियोसिटी है या एक जो सस्पेंस है, जो उसके मन में भी पैदा हो कि भाई घर वालों को पुलिस ने क्या गलत जानकारी दे दी, और वो निश्चिंत होकर आ जाए, क्योंकि उसे तो पता है ना कि मिंकी इस दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा वेग रखा पुलिस ने उस मामले को, और मिंकी के घर वालों से कहा कि विनय को फोन करके बताइए कि पुलिस ने बताया है कि मिंकी मिल गई है। तो चलिए भैया एक बार हम चलते हैं, मिंकी को घर ले आएंगे। अब विनय, जो कि इतने दिनों से हेल्प करने का ड्रामा कर रहा था, उसने मिंकी के घर वालों के बुलावे पर वो मिंकी के घर वालों के पास आया, और सारे लोग फिर पुलिस के पास पहुंच गए। अब पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस अपने असली रूप में आ गई। पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया और इसकी सख्ती से पूछताछ शुरू की। ज्यादा इसके पास बचने या झूठ बोलने का ऑप्शन था नहीं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ ये नजर आ रहा था। तो इसके कबूल कर लिया कि उसने मिंकी की हत्या की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसने मिंकी की हत्या क्यों की और किस तरीके से की। तो अब सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझिए। 23 जनवरी की दोपहर को जब मिंकी ऑफिस आई, तो उस दिन विनय राजपूत पहले से मिंकी की हत्या करने के लिए प्लानिंग करके बैठा हुआ था, और अपने बैग में एक बहुत ही तेज धार, शार्प एज्ड वाला, नारियल काटने वाला कोकोनट चॉपर जो हथियार होता है, वो रख के ले आया था। और यह हथियार उसने बाकायदा मिंकी की हत्या करने के लिए एक लोहा की दुकान से खरीदा था, और उस पर अलग से अतिरिक्त धार लगवाई थी, ताकि हत्या करने में कोई भी परेशानी ना हो और बहुत जल्दी से ये काम हो जाए। प्लान के तहत वो दफ्तर में मौजूद था, और उसने प्लानिंग के तहत ही ऑफिस असिस्टेंट जो है, ऑफिस बॉय, उसे छुट्टी दे दी थी। शान को भाई की शादी का कार्ड अलग अलग जगहों पर बांटने के बाद मिंकी जब ऑफिस में पहुंची, तो मिंकी के साथ विनय की कहासुनी हुई, और इस कहासुनी के बाद विनय ने मिंकी पर उसी तेजधार हथियार से हमला कर दिया, और उस पर कम से कम 8 से 9 वार किए। ये वार इतने खतरनाक थे कि मिंकी ने वहीं मौके पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद विनय ने उसका गला काटा और उसे अलग कर लिया। ये सब कुछ हुआ दफ्तर में। वो इसलिए क्योंकि विनय ने कहीं ये देखा था किसी टीवी शो में कि अगर किसी लाश की पहचान जो है वो मिटा दी जाए, तो फिर वो मर्डर केस एस्टैब्लिश नहीं हो पाता, पुलिस उसे साबित नहीं कर पाती है। तो इसीलिए उसने सबसे पहले चेहरा ही गायब करने का फैसला किया, और गला काटकर उसने अलग कर दिया। इसके बाद जो बॉडी पार्ट्स थे, मतलब धड़ था, उसे उसने सबसे पहले जो डस्टबिन वाला पाउच होता है उसमें उसने पैक करने की कोशिश की, और एक बोरी में उसे भरने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा, क्योंकि बॉडी पार्ट इतना छोटा नहीं था, या बॉडी सिर काटने के बाद भी कम से कम इतनी बड़ी थी कि वो बोरी में आ नहीं रही थी। तो फिर उसने पांव भी काटे, पांव काटकर अलग किए, और उसके बाद जब वो थोड़ी छोटी हो गई तो उसे मोड़कर पांव के साथ उसने एक बोरी में पैक किया, और सिर को अलग पैक किया। इसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे आया। तब तक आधी रात हो चुकी थी, और उसके बाद उसने अगल बगल देखा, पूरा सुनसान था। एक ऐसे बिजनेस एरिया में जहां ऑफिसेज हो, आमतौर पर वहां सारी दुकानें, दफ्तर सब बंद हो जाते हैं। रिहायशी इलाकों में तो फिर भी थोड़ी चहल पहल होती है, क्योंकि लोग घूमते हैं, टहलते हैं, नाइट वॉक करते हैं। तो यहां पर जब उसने देखा कि सब कुछ खाली है, तो मिंकी की ही स्कूटी में उसने वो कटा हुआ सिर और बोरी एक एक करके लाद दी, और कटे हुए सिर को नदी में उसने फेंक दिया। और उसके बाद उसने बोरी स्कूटी में रखी, और इसके बाद उस बोरी को भी वो जवाहर पुल के ऊपर से यमुना नदी में फेंकने की तैयारी कर रहा था। लेकिन दिक्कत ये हो गई, या अड़चन ये आई, कि पुल के किनारे जालियां लगी हुई हैं। उस जाली की वजह से इतनी बड़ी भारी बोरी को वो उठाकर जाली के ऊपर से नदी में फेंक नहीं सकता था। राहगीरों के आने पर बोरा पटककर झरना नाला की तरफ भाग गया। वहां पर सिर, मोबाइल, मिंकी के कपड़ों और बैग को ठिकाने लगा दिया। शाहदरा के पास युवती की स्कूटी को छोड़ दिया, अपने दोस्त को बुलाकर घर चला गया। तब तक मिंकी घर नहीं लौटी थी, तो घर वाले परेशान हो रहे थे। उसके बाद उन्होंने विनय को फोन करना शुरू किया, और विनय जो है ये सब कुछ करने के बाद, ऑफिस के खून के धब्बे साफ करने के बाद, अपने कपड़े वपड़े धुलने के बाद, पूरी तरह से तैयार होकर घर वालों के रंग में रंग गया, और मिंकी को ढूंढने का वो भी ड्रामा करने लगा। पुलिस थाने गया, और इस तरह से घर वालों ने उस पर एक बार भी शक भी नहीं किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जो है वो सीसीटीवी फुटेज से आया, जब डेड बॉडी बरामद हुई,
और सब कुछ पता चल गया। अब सवाल यह है कि विनय ने अपने ही कलीग मिंकी का कत्ल क्यों किया। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दफ्तर में काम करते करते मिंकी और विनय के बीच में काफी करीबी रिश्ते हो गए थे। और दोनों, क्योंकि पहले दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल सराबोर थे, तो दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि शादी करेंगे। और दोनों ने अपने अपने घर में भी बात की थी। लेकिन मिंकी के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि विनय के घर वाले इस रिलेशन पर तैयार थे। इस बीच विनय ने यह नोटिस किया कि आधी रात को मिंकी का मोबाइल फोन अक्सर बिजी रहता है, और कोई 1-2 मिनट के लिए नहीं, घंटों के लिए बिजी रहता है। अब एक ऐसा लड़का जो किसी के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अफेयर में हो, जिसके साथ वो शादी करने का ख्वाब देख रहा हो, जब उसे पता चले कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है आधी रात को घंटों घंटों किसी से बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसे सदमा तो लगेगा। मेरे ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सदमा लगेगा तो वो किसी का कत्ल करेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकते। लेकिन विनय को ये सदमा लगा, ये झटका लगा। विनय जो है वो मिंकी पर अपना प्यार के साथ साथ पैसे भी लुटाया करता था। कुछ रुपए भी उसने मिंकी को दिए थे। अब शादी थी भाई की, तो मिंकी कथित रूप से विनय से 1.5 लाख रुपए भी मांग रही थी। और देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए एक तरफ मांग रहे थे, दूसरी तरफ उसकी किसी और लड़के से भी बात हो रही थी। तो इन सारी चीजों को लेकर विनय बहुत ज्यादा नाराज था, खफा था। और उसको जब लगा कि ये रिलेशन जो है अब बच नहीं सकता, ब्रेकअप ही हो जाएगा, तो फिर उसके दिमाग में ये सोच आई कि अगर मिंकी मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। और इसी सोच के तहत उसने पूरी मर्डर की प्लानिंग की। 17 जनवरी को ही उसने प्लान कर लिया था कि वो मिंकी की हत्या करेगा। पूरी उसने तैयारी की। सीसीटीवी के तार उसने खुद डिस्कनेक्ट किए, जाकर बाजार से चॉपर खरीदा और इंतजार करने लगा ऐसे मौके का। 23 तारीख को मिंकी देर से आ रही थी। उसे पता चला, उसने ऑफिस बॉय को छुट्टी दे दी और 23 तारीख को ही उसने दफ्तर में मिंकी की हत्या की। लेकिन हत्या करने के बाद ये राज ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरी कहानी बेनकाब हो गई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।